नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज एप्स्टीन स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस से जुड़े करीब 3 लाख दस्तावेज जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसे लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आमने सामने आ गए हैं। न्याय विभाग के खुलासे के बाद अमेरिका की सियासत में भी बवाल मच गया है। दुनिया भर की सियासत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। जिन दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें शामिल हैं। पहले ये सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई और इसके कुछ ही घंटे बाद 3 और सेट जारी किए गए। कुल मिलाकर 3500 से ज्यादा फाइलें हैं, जिनमें 2.5 GB से ज्यादा की तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। इन तस्वीरों से पूर्व राष्ट्रपति से राजकुमार तक बेनकाब हो गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तो सफाई भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाया गया है। एप्स्टीन स्कैंडल पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल। ढाका और चटगांव में हिंसा के ISI से जुड़े तार। छात्र उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा तोशाखाना से जुड़े मामले में ठहराए गए थे दोषी। अपने सैनिकों की मौत का अमेरिका ने लिया बदला। सीरिया में ISIS के 70 ठिकानों पर किए हवाई हमले। और चलते चलते में देखेंगे किन जानवरों का दिमाग चलता है तेज, सालों तक याद रखते हैं अपने दुश्मनों को। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लेबनान में नहीं हटेगी इजरायल की सेना, भड़का हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा, सीजफायर के 60 दिन पूरे हुए, समझौते का हो पालन। लेबनान से अब हटे इजरायली सेना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, अगर रूस से इज्जत के साथ पेश आया जाए तो यूक्रेन के बाद नहीं होगा कोई और युद्ध। यूरोप के साथ युद्ध की योजना से किया इनकार। ईरान ने सरेआम एक शख्स को फांसी पर लटकाया। इजरायल के लिए जासूसी करने का था आरोप। ईरान की सैन्य और गुप्त जानकारी साझा करने का पाया गया दोषी। अमेरिकी H-1B वीजा रिन्यू कराने आए हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स पर संकट। 15 से 26 दिसंबर के बीच अचानक कैंसिल हुए अपॉइंटमेंट। भारत में फंसे कई प्रोफेशनल्स। तो अमेरिका की सियासत में भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लग रहे थे, उन पर जो सवाल उठ रहे थे, उनसे बचने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन विपक्ष के दबाव में आखिरकार ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स जारी करनी ही पड़ी। और अब जब अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इस सेक्स स्कैंडल के कई दस्तावेज जारी कर दिए हैं, तो अमेरिका में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है, क्योंकि अब इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद ट्रंप ही नहीं, अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां सवालों से घिर गई हैं। एप्स्टीन फाइल्स की जो सामग्री पब्लिक की गई है, उनमें दर्जनों हार्ड ड्राइव, पुरानी CD और कंप्यूटर शामिल हैं। इन 3 लाख दस्तावेजों में इस केस से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां सामने आई हैं जो किसी को भी परेशान कर दे। डॉक्यूमेंट्स के एक हिस्से में गवाह के एक इंटरव्यू की जानकारी सामने आई, जिसमें गवाह ने लड़कियों की कमी के कारण हताशा भरे समय का जिक्र किया था। एक गवाह ने बताया कि एप्स्टीन कुछ लाई जाने वाली लड़कियों की ज्यादा उम्र से परेशान था और उसने जोर देकर कहा कि उसके लिए युवा लड़कियां लाई जाए। जेई को स्पेनिश या सांवली लड़कियां नहीं चाहिए थी। आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में इन अपराधों में उसे दोषी ठहराया गया और 13 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में अपनी जान ले ली। और अब जो खुलासा हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों में कुछ तस्वीरें काफी आपत्तिजनक भी रहीं, जिनके कुछ हिस्से ढक दिए गए। हालांकि इन तस्वीरों पर क्लिंटन के प्रवक्ता एंजल उरेना ने ट्रंप प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब आने वाले खतरे से खुद को बचाने या भविष्य में जो कुछ वे छिपाने की कोशिश करेंगे, उससे बचने के लिए किया जा रहा है। इसलिए वे 20 साल से ज्यादा पुरानी जितनी चाहे उतनी धुंधली तस्वीरें जारी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल क्लिंटन से संबंधित नहीं है। जब एप्स्टीन के अपराध सामने आए, तब पूर्व राष्ट्रपति और एप्स्टीन के बीच कोई संबंध नहीं था। वहीं न्याय विभाग का कहना है कि उसके पास अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि एप्स्टीन ने प्रमुख हस्तियों को ब्लैकमेल किया था, जिसके बाद ये सवाल और गहराते जा रहे हैं।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि सार्वजनिक किए गए ये दस्तावेज भी पूरे नहीं हैं। ऐसे में इसे लेकर कई और सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले इन फाइल्स को 17 दिसंबर को जारी करना था, लेकिन अब ये 19 दिसंबर की देर रात जारी की गई। पूरा डेटा जारी न करने को लेकर सरकार का रुख साफ करते हुए उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद को एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि कई जानकारियां इसलिए छुपाई गई हैं क्योंकि ये पीड़िता की असली पहचान या उनके रिश्तेदारों की पहचान को उजागर कर सकते थे। इसलिए कानून का पालन करते हुए ऐसे 1200 से ज्यादा नामों को हटाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने कुछ जानकारी इसलिए भी अभी जारी नहीं की है क्योंकि उनकी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि इसमें कई नामी ग्रामी हस्तियों का नाम है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई भी जिक्र अब तक सामने नहीं आया। जबकि यह मामला इसलिए ही दोबारा चर्चा में आया था क्योंकि ट्रंप के ही करीबी, उनके डॉज विभाग के प्रमुख रहे टेस्ला चीफ एलन मस्क ने यह दावा किया था कि इन फाइल्स में ट्रंप का नाम भी शामिल है। ऐसे में फाइल्स पब्लिक करने में हुई देरी और पूरी जानकारी को शेयर न करना, ये सभी घटनाएं कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इन हालात में बिल क्लिंटन की प्रवक्ता ने ट्रंप सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें भी बल मिलता नजर आ रहा है। डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने भी ट्रंप प्रशासन के रवैये पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक एप्स्टीन से जुड़ी सभी गैर वर्गीकृत दस्तावेजों को जारी करना अनिवार्य है। यह साफ है कि उन्होंने इस मानक का पालन नहीं किया है। ऐसे में अब आगे जो भी करने की जरूरत होगी, हम उन पर विचार करेंगे। वहीं सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शुमर ने इसे सबूतों के पूरे ढेर का एक छोटा सा टुकड़ा बताया है। इन दस्तावेजों को लेकर कुछ पीड़ितों ने भी अपनी निराशा जाहिर की है। दिवंगत बाल शोषणकर्ता के कुछ पीड़ितों ने बताया कि दस्तावेज जारी होने के 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद वे न्याय विभाग की सार्वजनिक एप्स्टीन लाइब्रेरी में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और मामलों से जुड़ी जानकारी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि आने वाले दिनों में इस मामले में बहस और बढ़ने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश में जारी हिंसा की। तो बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान हुई मौत ने राजधानी ढाका से लेकर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर तक हर जगह तहलका मचा दिया है। बीती रात इनकलाब मंच और जमात के नेताओं ने बेनापोल से भारत के बॉर्डर तक मार्च निकाला। उनकी मांग है कि पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए, जिसके बाद भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई है और बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं ढाका में आंदोलनकारियों ने उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथी संगठनों के विरोध में काम करती है। इस अफरा तफरी के बीच हादी का शव सिंगापुर से ढाका पहुंच गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यूनुस सरकार ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पूरे बांग्लादेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। राजधानी ढाका में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को तैनात किया गया है। बांग्लादेश के हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक कैसे बांग्लादेश दोबारा हिंसा की आग में जल उठा। क्या यह चुनावी हिंसा है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई है? तो प्रमुख तौर पर 2 वजह निकलकर सामने आ रही है। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार के 2 बड़े मकसद हैं। एक तो वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहती है और दूसरा ये कि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहती है, जो अब भी बांग्लादेश में सक्रिय है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पूरी हिंसा इसलिए उकसाई गई है ताकि आगामी चुनाव में जमाते इस्लामी को जीत दिलाई जा सके। जिस तरह बीते दिनों में इस्लामी समूहों ने केवल अखबारों के दफ्तरों पर ही हमले नहीं किए, उन्होंने बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाने की कोशिश की। उसके बाद इन दावों को और बल मिल गया है। वहीं एक और बात निकलकर सामने आ रही है। इस हिंसा के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि ढाका में आईएसआई बहुत गहरे और सुनियोजित तरीके से अपना प्रभाव जमा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में आईएसआई का खास मिशन युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ना है। इसमें जमाते इस्लामी और इनकलाब मंच जैसे समूहों को जरिया बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद फैली अशांति में भी आईएसआई का ही असर देखा गया है। ऐसे में अब बांग्लादेश में मचे बवाल ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। और अब बांग्लादेश के बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के सियासी हालात बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और उनके समर्थक सड़क पर हैं। प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सेना चीफ असीम मुनीर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मिलकर इमरान के सियासी करियर को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं।
सेना और सरकार के इशारे पर इमरान के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब इन मामलों में फैसले भी आने लगे हैं। तोशाखाना से जुड़े एक मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को विशेष अदालत ने 17 साल की सजा सुना दी है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उसने इमरान अहमद खान नियाजी की उम्र और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, इसलिए उन्हें सजा सुनाते समय नरमी बरती गई है और कम सजा सुनाई गई है। हम आपको वो पूरा मामला भी बताते हैं जिसमें इमरान खान को सजा हुई है। दरअसल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को जो उपहार मिलते हैं उन्हें तोशाखाना में जमा करा दिया जाता है। जिसे वो उपहार मिला है, अगर वो उसे अपने पास रखना चाहता हो तो उसके लिए एक तय कीमत अदा करनी होती है। इमरान खान और उनकी पत्नी को जिस मामले में दोषी माना गया है वो सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से दिए गए एक उपहार से जुड़ा हुआ है। क्राउन प्रिंस ने इमरान को एक महंगे बुल्गारी आभूषण सेट गिफ्ट किए थे। आरोप है कि ये ज्वेलरी बेहद कम कीमत पर इमरान ने खरीदी और नियमों के मुताबिक इसे सार्वजनिक खजाने में जमा नहीं कराया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसे अदालत ने भ्रष्टाचार माना है, जबकि इमरान ने कहा कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया था और इसलिए जो मामला दर्ज किया गया वो पूरी तरह से सियासी और बदले की भावना से दर्ज किया गया था। इमरान ने विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से इसके लिए सीधे सीधे सेना और सरकार को निशाने पर लिया गया है। पीटीआई नेताओं का कहना है कि ये सब सेना और सरकार के इशारे पर हो रहा है, जो इमरान के खिलाफ लगातार साजिश रच रही है। इसके संकेत इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी पर बढ़ती जा रही नरमी से भी मिल रहे हैं। दरअसल 9 मई को पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पीटीआई समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने कई सैन्य अधिकारियों के घर धावा बोल दिया और अब इस मामले में आतंकवाद विरोधी अदालत यानी एटीसी ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें पीटीआई के डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूदुर राशिद और एजाज चौधरी सहित 4 और नेताओं को दोषी करार दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। ये 5वां मामला है जिसमें पीटीआई के इन 4 नेताओं को दोषी ठहराया गया हो, जबकि इन सभी में पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को बरी किया गया है। इससे पहले शादमान पुलिस स्टेशन पर हमले, शेरपाव ब्रिज पर हिंसा, राहत बेकरी के पास पुलिस वाहनों को जलाने और 9 मई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जिन्ना हाउस के पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वाहन को आग लगाने से जुड़े मामलों में फैसले सुनाए गए थे और कुरैशी सब में बच निकले हैं। पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि कुरैशी की सेना और सरकार से डील हो गई है और वो इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह बन सकते हैं, जिससे इमरान के खिलाफ सैन्य अदालत में देशद्रोह का मुकदमा जब चलाया जाए तो कुरैशी की गवाही उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे सीरिया की। तो सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा में 13 दिसंबर को एक हमले में अमेरिका के 2 सैनिक और एक नागरिक की जान चली गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला कहा और ऐलान कर दिया था कि आईएसआईएस को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ट्रंप ने जो कहा, अमेरिका की सेना ने वो अब कर दिखाया है। अमेरिका ने आईएसआईएस से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। सीरिया के मध्य हिस्से को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें आतंकियों के ठहरने की जगह, हथियार रखने के गोदाम और दूसरी जगह शामिल है। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉकआई नाम दिया गया है। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे, जिसे हॉकआई स्टेट कहा जाता है। ट्रंप ने इस हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हम उन आतंकवादियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि जो भी अमेरिकियों पर हमला करेगा उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। सीरिया ने लंबे समय से बहुत हिंसा देखी है, लेकिन अगर आईएसआईएस को वहां से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो देश का भविष्य अच्छा हो सकता है। सीरियाई सरकार इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है। सीरिया की तरफ से भी इस हमले को लेकर जवाब आया है और उसकी तरफ से कहा गया है कि सीरिया में आईएसआईएस के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ ने भी कहा कि हमारी कार्रवाई 13 दिसंबर को सीरिया के पलमायरा में अमेरिकी सेना पर हुए हमले का सीधा जवाब है। ये किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये बदले का ऐलान है। वैसे सीरिया पर अमेरिकी हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बहाने सीरिया में अब इजरायल का हस्तक्षेप भी होगा। इजरायल भी सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है और सीरिया के बड़े हिस्से पर उसने कब्जा भी कर लिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में सीरिया तमाम बड़ी घटनाओं का गवाह बनने वाला है, ये तय माना जा रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया के कुछ स्मार्ट जानवरों की।
तो हम इंसानों को ऐसा लगता है कि दिमाग के मामले में हमारा कोई सानी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, कुदरत ने कुछ जानवरों को इतना दिमाग दे दिया है, इतनी समझदारी दे रखी है, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्मार्ट क्रिएचर्स के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं चिंपैंजी की। तो इंसानों से 99% डीएनए शेयर करने वाले चिंपैंजी सिर्फ शक्ल में ही नहीं, अकल में भी लगभग हमारे बराबर ही हैं। ये ना सिर्फ औजार बनाना जानते हैं, बल्कि साइन लैंग्वेज सीखकर इंसानों से बातें भी कर लेते हैं। कई रिसर्च में तो ये मेमोरी टेस्ट में इंसानों से भी तेज निकले हैं। इसके बाद अगर बात करें कौवे और रेवन की, तो आपने कभी किसी कौवे को परेशान किया है अगर, तो सावधान हो जाइए। एक रिसर्च कहती है कि कौवे और रेवन अपने दुश्मन का चेहरा याद रखते हैं। ये ना सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बल्कि कई स्टेप्स वाली पहेलियों यानी कि पजल्स को भी चुटकियों में सुलझा लेते हैं। वहीं डॉल्फिन, ये सिर्फ प्यारी ही नहीं होती, बल्कि काफी सोशल और स्मार्ट भी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर डॉल्फिन की अपनी एक खास सीटी यानी कि विसल होती है, जो उनके नाम की तरह काम करती है। यानी वो एक दूसरे को इस विसल से पुकारती हैं। और इसके साथ ही डॉल्फिन्स आईने में खुद को पहचान सकती हैं और इंसानी इशारों को भी समझ सकती हैं। और अब बात करें अगर हाथी की, तो जमीन पर सबसे बड़ा दिमाग रखने वाले हाथी अपनी याददाश्त के लिए मशहूर है। वो सालों पुरानी बातें, लोगों के चेहरे और रास्ते याद रखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हाथी अपने साथियों की जान जाने पर इंसानों की तरह शोक भी मनाते हैं, जो उनकी गहरी संवेदनाओं को दर्शाता है। इसी कड़ी में अब अगला नाम है ऑक्टोपस का। तो बिना हड्डियों वाले 8 पैरों वाले इस जीव के पास कमाल का दिमाग होता है। ऑक्टोपस भूल भुलैया यानी मेज से बाहर निकलने और जार के ढक्कन खोलने में माहिर होते हैं। इन्हें खिलौनों से खेलना बेहद पसंद होता है। और डॉग्स को तो कौन नहीं जानता, इंसानों का बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले डॉग्स, खासकर बॉर्डर कोली नस्ल 200 से ज्यादा शब्दों को समझ सकती है। ये ना सिर्फ हमारे इशारे पढ़ते हैं, बल्कि हमारी भावनाओं को महसूस करने की भी क्षमता रखते हैं। तो अगली बार जब आप इनमें से किसी भी जानवर को देखें, तो उन्हें कम समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपकी हरकतों को नोटिस कर रहा हो और आपके चेहरे को याद रखने की भी कोशिश कर रहा हो। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।